Hello, this is Saransh Kumawat and you are watching me on Kash India. In last class, I told you about simple future tense. So today we are going to learn present continuous tense. अभी तक अपन ने simple present tense पढ़ा, simple past tense पढ़ा और simple future tense पढ़ा. Simple present tense क्या बोलता है? वो सारी regular activities जो हम daily basis पे करते हैं या regular basis पे करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस बोलता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई. सिंपल फ्यूचर टेंस हमें बोलता है वो सारी एक्टिविटीज़ दैट वी आर गोना डू इन फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं. अब मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. ये वो टेंस होता है उन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो कि ना अभी तक ख़त्म हुई हैं, वो अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी तक जारी है, चल रही है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है. व्हेन वर्क इज इन प्रोग्रेस, व्हेन वर्क इज इन प्रोग्रेस, जब काम जो है प्रोग्रेस में है, खत्म नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में. कंटिन्यूअस फॉर्म. The work is not finished yet, it is work in progress, it is in progress, it is in a continuous form. तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए we use present continuous tense. अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? नॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, मैं, फर्स्ट पर्सन के साथ अपन यूज़ करते हैं एम प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आई के साथ एम आएगा, एम के साथ एक्शन में आईएनजी, एक्शन माने कि वो काम जो चल रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, काम अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम प्लेइंग गिटार, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग होम. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. ये तो मैंने बात की फर्स्ट पर्सन की यानी कि आई की. अगर मैं बात करूँ सेकेंड पर्सन की तो वी, दे और यू के साथ अपन यूज़ करते हैं आर. यही हमारे सेकेंड पर्सन होते हैं. वी, दे, यू प्लस आर प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तुम क्रिकेट खेल रहे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट. वह घर जा रहे, दे आर गोइंग होम. वह इंग्लिश सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, ये तो सेकंड पर्सन की बात हुई, ये बात हुई फर्स्ट पर्सन की. अब अगर मैं बात करूं थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन में अपने कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट और नेम. ही, शी, इट और नेम. इसके साथ यूज होगा इज प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह खाना बना रही है. शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड. बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग. मैंने पहले के टेंसेस में भी बताया था, जब कोई सब्जेक्ट ना हो, when there is no subject in a sentence then we will use it, okay, and it works as a subject. it जो है as a subject काम करता है एक सेंटेंस के अंदर जहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही ना हो. it is raining, it is raining. राम is playing cricket, राम is playing cricket. तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ है जो अभी कंटिन्यूस फॉर्म में है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक चल रही है. ठीक है, ये तो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर्स थे. लेकिन अगर अपन सवाल पूछते हैं कि भाई क्या काम चल रहा है, क्या तुम ये कर रहे हो, क्या वह ये कर रहा है. एक और बात, दे, ही, शी में जो है कंफ्यूजन आता है. दे जो है वो होता है अपना वे, और अगर मैं बात करूं ही, शी, इट, नेम की, ही, शी ये होता है वह. अगर हिंदी में सीखना है तो दे यानी कि वे और ही, शी यानी कि वह. यानी कि दे जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे जनों की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारे जने खेल रहे हैं, एक अकेला नहीं खेल रहा है. वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे
आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे खाना बना रहे हैं। साफ साफ पता चल रहा है मैं ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जनों की बात कर रहा हूँ। दे आर कुकिंग फूड, ही शी यानी कि वह, एक इंडिविजुअल। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा अपन ने? नॉर्मल स्ट्रक्चर यानी कि जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि एक्टिविटीज चल रही है, एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, यू यानी कि तुम, ये तीनों जो है अपने सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ही, शी, इट और नेम। ध्यान रखना बस, दे का मतलब होता है वे, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन, बट ही एंड शी इंडिकेट्स एन इंडिविजुअल पर्सन। सिर्फ एक अकेले इंसान की बात हो रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ वह खाना बना रहा है, साफ साफ पता चल रहा है एक ही इंसान की बात हो रही है, ही की। ही इज कुकिंग फूड, ही इज कुकिंग फूड, वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग, शी इज स्टडिंग। एक अकेले इंसान की बात कर रहा हूँ, एक अकेली लड़की की बात कर रहा हूँ, तो अपन थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ वे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मतलब मैं बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ कि दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल रहे हैं। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर। एम, आर और इज जो है वो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। एक्शन यानी कि वो काम जो चल रहा है, वो काम, वर्क जो चल रहा है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। ठीक है, अब खेल रहा हूँ, काम चल रहा है, तो काम में क्या आ जाएगा? आईएनजी। काम की इंग्लिश क्या बताई? प्ले। प्ले में क्या आ जाएगा? आईएनजी। कुक, खाना बनाना, ठीक है, तो कुक में क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। रीड, पढ़ना, रीड में क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। तो वो सारा काम जो आप अभी कर रहे हो, आपने अभी तक पूरा नहीं किया है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। व्हेन द वर्क इज इन प्रोग्रेस वी विल यूज आईएनजी इन वर्क, इन एक्शन। ठीक है, विद फर्स्ट पर्सन वी यूज एम, विद सेकेंड पर्सन वी यूज आर, एंड विद थर्ड पर्सन वी यूज इज। ओके, मैं बात कर रहा हूँ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने कहा कि एम आ जाएगा पहले और आई आ जाएगा बाद में। सेम के सेम चीज़ें जो है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी अप्लाई होगी। तो एम आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट चल जाएगा बाद में, प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो आर पहले आ जाएगा, प्लस वी, दे, यू, प्लस एक्शन में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पर्सन तो इज प्लस ही, शी, इट और नेम, प्लस एक्शन में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह खाना बना रही है? इज शी कुकिंग फूड? तो हम जब पूछते हैं कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो हम इस तरीके से पूछते हैं। एम आ जाएगा पहले, आर आ जाएगा पहले, तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह चल जाएंगे। तो ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। एम आई प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? बहुत ही रेयर केसेस में अपन ऐसे बोलते हैं, बट स्टिल अपने को पता होना चाहिए। आर यू प्लेइंग क्रिकेट? आर दे स्पीकिंग इंग्लिश? क्या वे इंग्लिश बोल रहे हैं? क्या वह इंग्लिश बोल रहा है? इज ही स्पीकिंग इंग्लिश या फिर इज ही लर्निंग इंग्लिश? अगर मैं इट का यूज बोलूं तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ठीक है। अगर मैं सवाल पूछूं तो इज आ जाएगा यहाँ पर और इट आ जाएगा यहाँ पर, इज इट रेनिंग।
ध्यान रखना इट कहाँ यूज होता है, व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक लास्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में बस एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है, कौन सा? नॉट। नॉट सिंपल सा है, नॉट। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तुम ये नहीं कर रहे हो, वह ये नहीं कर रहा है, वे ये नहीं कर रहा है, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो नॉट है वो कहाँ आएगा? एक्शन से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। कभी भी इसको एक्शन के बाद नहीं लगाना। तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट कुकिंग फूड, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, यू आर नॉट गोइंग होम, they are not doing homework, they are not completing homework, he is not cooking food, she is not riding bicycle, it is not raining। बारिश नहीं हो रही है। ये बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है? बारिश नहीं हो रही है, it is not raining। राम is playing cricket। सिंपल से एग्जाम्पल्स है। तो नॉट कहाँ आएगा? एक्शन से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। इंटेरोगेटिव मैंने बता ही दिया, एम प्लस आई प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ की चीज़ यहाँ चले गई, यहाँ की यहाँ आ गई। सवाल कैसे पूछेंगे? इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? क्या तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग एट योर साइड? इज इट रेनिंग अपन पूछते हैं बहुत बार, क्या तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग एट योर साइड? No, it is not raining at our side. It is not raining at our side. Yes, it is raining at our side, तो not हट जाएगा, it is raining at our side। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो कि प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट, इट इज़ इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कुछ वोकेबलरी वर्ड्स की। जो पहला वर्ड है वो है अपना एल्ट्रुइस्टिक। द पर्सन हु इज़ वेरी काइंड, द पर्सन हु इज़ वेरी कंपैशनेट। ऐसे इंसान के लिए अपन एल्ट्रुइस्टिक इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है वो इंसान जो काफ़ी दयालु है। अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ तो इसका मतलब दयालु इंसान, काइंड पर्सन, जेनरस, मर्सीफुल। अब मैं इसी के सिनोनिम्स की मैं बात करूँ तो मर्सीफुल मैंने बता दिया, मर्सीफुल, मर्सीफुल, जेनरस, 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 affectionate, affectionate, affectionate। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो compassionate, compassionate, compassionate। सबका मतलब क्या होता है? काइंड। जो इंसान काफ़ी काइंड है, ठीक है, दयालु है, तो उन इंसानों के लिए अपन ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एल्ट्रुइस्टिक बोल लो, मर्सीफुल बोल लो, जेनरस बोल लो, अफेक्शनेट, कंपैशनेट होता है। ठीक है, एक होता है ग्रेशियस, ग्रेशियस, ग्रेशियस। इसका मतलब भी एक तरीके से यही होता है, ग्रेशियस। शी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड माई ऑफ़र। उसने बड़े प्यार से मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी बहसबाजी के उसने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, बड़े प्यार से। ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब काइंडली होता है एक तरीके से। ही इज़ वेरी ग्रेशियस, आई एम वेरी ग्रेशियस, थैंक यू सो मच, यू आर टू ग्रेशियस, यू आर टू काइंड, यू आर टू एल्ट्रुइस्टिक, थैंक यू फॉर बीइंग सो मर्सीफुल। तो ये सारे वर्ड्स जो है उन इंसान के लिए यूज़ किए जाते हैं हु इज़ वेरी काइंड। अगर मैं कुछ इडियम की बात करूं तो एक होता है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून।
कोई चीज़ आप रेयरली करते हो, बेयरली करते हो, साल में 1 या 2 बार करते हो, तो इसका मतलब होता है वंस इन अ ब्लू मून। आई स्पीक इंग्लिश वंस इन अ ब्लू मून। मैं साल में 1 या 2 बार इंग्लिश बोलता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्पीक हिंदी। मैं हिंदी में ही बातचीत करता हूँ। बस बहुत ही रेयरली मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश में कम्युनिकेट करता हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश वंस इन अ ब्लू मून। मैं क्रिकेट बहुत कम खेलता हूँ, ना के बराबर। आई प्ले क्रिकेट वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। या कोई दोस्त जिससे आप बहुत कम मिलते हो, ठीक है, जो तुम्हें बहुत कम दिखता है, साल में 1 या 2 बार मिलते हो, तो आई मीट माई फ्रेंड वंस इन अ ब्लू मून। आई मीट माई फ्रेंड वंस इन अ ब्लू मून। तो इन शॉर्ट वो एक्टिविटीज़ जो आप रेयरली करते हो, बहुत कम करते हो, तो उसके लिए अपन ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। इसी की तरह अगर 8th की मैं बात करूं, ओवर द मून। ओवर द मून, ओवर द मून, ऑन ए क्लाउड 9, ऑन अ क्लाउड 9। ये तीनों जो है वो अपने क्या है? इडियम्स है। तीनों अपने क्या है? इडियम्स है। ऑन ए क्लाउड 9, दोनों का मतलब ये होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। आई गॉट अ जॉब, आई एम ओवर द मून। मेरे को जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ओवर द मून, नाम से पता चल रहा है चांद के ऊपर, इतने खुश हो आप। ऑन ए क्लाउड 9, ऑन ए क्लाउड 9 का भी मतलब यही होता है कि जब आप बहुत खुश हो। आई गॉट मोर देन 90% मार्क्स, आई एम ऑन ए क्लाउड 9 बोल सकते हैं अपन। तो वो ये जो 2 इडियम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि जब आप बहुत खुश हो, व्हेन यू आर एन एक्सट्रीमली हैप्पी, सो इन दैट केस यू कैन यूज एनी ऑफ दीज 2 इडियम्स। ओवर द मून बोल लो या ऑन ए क्लाउड 9 बोल लो, ठीक है। आई पास्ड माई एग्जाम, आई एम ऑन ए क्लाउड 9, आई एम ओवर द मून। पास्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वॉज वर आ जाएगा। शी वॉज ऑन ए क्लाउड 9, वो बहुत खुश थी, पास्ट की बात कर रहा हूँ। शी वॉज ओवर द मून, सेम चीज़ है, बहुत खुश थी, तो ओवर द मून और ऑन ए क्लाउड 9। 10th, ये तो था ईडियम, इसका मतलब क्या था? खुश होना। अगर मैं इसके एक वोकेबलरी वर्ड की बात करूं तो एक्सटैटिक, एक्सटैटिक। जब भी कहीं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आए तो डिवाइड कर देना चाहिए वर्ड्स को, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक, ठीक है। एक्सटैटिक का मतलब भी क्या होता है? बहुत खुश होना। यू लुक एक्सटैटिक, तुम बहुत खुश दिखते हो। एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। ये तो थे इडियम, या तो इडियम यूज़ कर लो या फिर ये एक वर्ड यूज़ कर लो, ठीक है। तो इनका मतलब, इन 3 का मतलब तो क्या होता है? बहुत खुश होना। वंस इन अ ब्लू मून, कोई एक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रेयरली करते हो, बहुत कम करते हो, तो इट मीन्स यू डू दैट एक्टिविटी वंस इन अ ब्लू मून। फिर मैंने बात करी ग्रेशियस, कंपैशनेट, अफेक्शनेट, जेनरस, मर्सीफुल, एल्ट्रुइस्टिक। इन सब का मतलब क्या होता है? काइंड। वो इंसान जो काफ़ी दयालु है, उसके लिए आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ वोकेबलरी वर्ड्स और इडियम्स। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, कीप वॉचिंग काश इंडिया।